स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे जो पंचायती राज व्यवस्था है उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में। तो कुछ सवाल हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिए थे, कुछ सवाल हम आज कवर करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जो है आप जो चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो देखते हैं हम हमारा आज का सवाल। तो हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में जिला आयोजना समिति में कितने सदस्य होते हैं? किस समिति में? जिला आयोजना समिति में। तो इस समिति में जो मेंबर होते हैं वो होते हैं 25। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, जिला आयोजना समितियां। अब बात करते हैं इनके बारे में। तो आर्टिकल 243Z(D), कौन सा? 243Z का D, इसमें क्या है आपके अधीन जो राजस्थान पंचायती राज एक्ट है 1994 कि कौन सी धारा की धारा 21 में जो जिला आयोजना समिति है उनके गठन का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल कौन सा है आपका? 243Z(D). ये क्या करती हैं? जो जिले की विकास योजना का निर्माण करती हैं और किसकी अध्यक्षता में गठित की जाती हैं? तो ये गठित की जाती हैं जिला प्रमुख की अध्यक्षता में। और इनका जो सचिव होता है वो कौन होता है? मुख्य आयोजना अधिकारी। इनमें कितने सदस्य होते हैं? इनमें कुल 25 सदस्य होते हैं, जिला प्रमुख की अध्यक्षता में होती है। और कैसे इनको गठन किया जाता है? जो पंचायती राज एक्ट है 1994 का, उसकी धारा 121 के तहत। इसके अलावा क्या होता है? जो 25 सदस्य होते हैं इनमें से 3 तो पदेन सदस्य होते हैं और 2 क्या होते हैं? राज्य सरकार द्वारा मनोनीत। बचे कितने? 20। जो 20 सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? जो जिले के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में जो जिला परिषद या नगर निकायों के जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, कौन से? निर्वाचित जनप्रतिनिधियों में निर्वाचित होते हैं। अब पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं इसके? जिले का कलेक्टर होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जिला परिषद का, और अति मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप कई बार पॉलिटी में शब्द पढ़ते होंगे पदेन, इसका मतलब क्या है। तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना इसका क्या मतलब है, वरना हम किसी वीडियो में ज़रूर इसके बारे में बात करेंगे। अब देखते हैं अपना अगला सवाल। राजस्थान में जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? राजस्थान में जो जिला आयोजना समिति है इसका अध्यक्ष कौन होता है? आपके ऑप्शन है जिला कलेक्टर, जिला प्रमुख, वित्त मंत्री या फिर मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो इसका जो अध्यक्ष होता है, अभी हमने बात की, वो होता है आपके जिला प्रमुख। अगला सवाल देखते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितने विषय सूचीबद्ध हैं? यानी कि जो 11वीं अनुसूची है उसमें कितने विषय दिए गए हैं पंचायती राज के लिए? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 29 सब्जेक्ट्स। तो संविधान की 11वीं अनुसूची में जो पंचायती राज संस्थाएं के लिए 29 विषय क्या है? सूचीबद्ध किए गए हैं। इनमें 21 यानी 16 पहले और 5 नए विषय पंचायत राज संस्थाओं को क्या कर दिए गए हैं? हस्तांतरित कर दिए गए हैं। अब बात करते हैं अगले सवाल की। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है? तो देखिए कुछ विषय हैं हमें दिए गए हैं और पूछ रहा है कि कौन से जो है 11वीं अनुसूची में नहीं है। पशुपालन, लघु उद्योग, कांजी हाउस या बाजार एवं मेले। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जो कि 11वीं अनुसूची के जो 29 विषय हैं उसमें क्या है? शामिल नहीं है। पंचायती राज संस्थाओं को दी जाने वाली जो 29 शक्तियाँ हैं उनमें देखिए क्या क्या है, यहाँ पे दिए गए हैं सारे विषय। इनमें से देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए एग्रीकल्चर, भूमि सुधार व मृदा संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल ग्रहण विकास। पशुपालन है इसमें, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, सामाजिक वानिकी एवं कृषि वानिकी, लघु वन उपज, लघु उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग समेत। और देखिए खादी व ग्रामीण कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवास, पेयजल, ईंधन व चारा, सड़कें, नालियाँ, पुल, जलमार्ग व अन्य साधन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको ज़रूर याद रखें कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी जो सब्जेक्ट है ये दिया गया है आपकी 11वीं अनुसूची में। सामुदायिक संपदा का रखरखाव। देखिए शिक्षा हो गई, शिक्षा भी कौन सी? प्राथमिक व माध्यमिक स्कूल समेत। तो इससे संबंधित सवाल भी बनता है। तो एक यहाँ पर भी इसको आप ये हम हाईलाइट कर देते हैं, क्या है? शिक्षा। और शिक्षा कौन सी? प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों समेत। तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ व अनौपचारिक शिक्षा,
पुस्तकालय यानी देखिए लाइब्रेरीज़ भी इसमें शामिल है। सांस्कृतिक गतिविधियाँ, हाट व मेले, स्वास्थ्य व साफ सफाई, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व डिस्पेंसरी, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास इसमें शामिल है। समाज कल्याण इसमें है, विकलांगों व विमंदित के कल्याण समेत कमज़ोर वर्गों का कल्याण, खासकर अनुसूचित जाति व जनजाति। और देखिए इसमें ग्रामीण विद्युतीकरण, विद्युत वितरण समेत गैर परंपरागत ऊर्जा सोर्स, गरीबी उन्मूलन। तो ये 29 सब्जेक्ट जो हैं 11वीं अनुसूची में दिए गए हैं। इसके बाद देखते हैं हम हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है। तो वही हमको 4 विषय दिए गए हैं और बताना है कि 11वीं अनुसूची में कौन सा नहीं है। आपके ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास, परिवार कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अग्निशमन सेवाएं। तो इसमें हमने अभी जो 29 विषय देखे उनमें कहीं भी आपको अग्निशमन सेवाएं जो है नहीं दिखा होगा, तो यानी कि ये 29 विषयों में शामिल नहीं है। इसके अलावा परिवार कल्याण है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, आपके महिला एवं बाल विकास, गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विद्युतीकरण, गैर परंपरागत ऊर्जा सोर्स हैं, इसमें पुस्तकालय है, ठीक है, शिक्षा है। अगला सवाल लिखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व है। आपके ऑप्शन है भारत निर्वाचन आयोग का, पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार का, राज्य निर्वाचन आयोग का, या मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान का। तो जो पंचायती राज संस्थाएं होती हैं, नगरीय निकाय होती हैं, इनके चुनाव जो है वो करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। क्या करवाता है, कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। जो राज्य में स्थानीय निकाय हैं उनके चुनाव करवाने का काम होता है राज्य के निर्वाचन आयोग का। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने हेतु राज्यपाल द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। यानी गठन कौन करता है इसका? तो वो करते हैं आपके राज्यपाल। अगला सवाल देखते हैं, राजस्थान राज्य में सादिक अली समिति का संबंध रहा है। तो जो सादिक अली समिति बनाई गई थी उसका संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन से, सहकारी समिति व्यवस्था के अध्ययन से, मुस्लिम समुदाय की समस्या के अध्ययन से, या फिर उच्च शिक्षा की स्थिति के अध्ययन से। तो अगर हम बात करें सादिक अली समिति, तो इसका संबंध है आपके पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन से। तो करेक्ट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए कई सारी समितियाँ बनाई गई थी पंचायती राज से संबंधित। उन समितियों के बारे में हम कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं, जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति। अब ये समिति जो है वो बनाई गई थी सामुदायिक विकास परियोजनाएं और राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं पर गठित। यानी कि उस समय जो सामुदायिक विकास परियोजनाएं चल रही थी, राष्ट्रीय विस्तार सेवा हैं, उनकी समीक्षा हेतु जो है इस समिति को बनाया गया था। और इसने अपनी रिपोर्ट दी 1957 में। और इन्होंने क्या किया कि बलवंत राय मेहता समिति ने बताया कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें क्या होना चाहिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की इन्होंने क्या की, सिफारिश। कितने स्तर? 3 स्तर। इसके बाद हम बात करते हैं सादिक अली अध्ययन दल। तो 1964 में इस कमेटी का गठन हुआ और इन्होंने क्या किया, पंचायत समिति के प्रधान तथा जिला परिषद के प्रमुख का चुनाव इन संस्थानों के सदस्यों द्वारा किए जाने के स्थान पर इन्होंने क्या किया, एक बृहत्तर निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाना चाहिए। यानी इन्होंने क्या रिकमेंड किया कि जो पंचायत समिति का प्रधान है और जो जिला परिषद का प्रमुख है उनके जो चुनाव है, ये जो संस्थाएं इनके सदस्यों के किए जाने की बजाय, यानी इन्हीं के सदस्य इनका चुनाव करें, इसके बजाय क्या बनाया जाए, एक बृहत्तर निर्वाचन मंडल बनाया जाए। तो ये थी सादिक अली समिति। इसके बाद हम बात करते हैं गिरधारी लाल व्यास समिति। तो 1973 में गठित ये जो समिति है इसने क्या किया, प्रत्येक पंचायत के लिए ग्राम सेवक और सचिव नियुक्त करने। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गिरधारी लाल व्यास समिति जो है उसने क्या किया, प्रत्येक पंचायत के लिए ग्राम सेवक और सचिव नियुक्त करने और पंचायती राज संस्थानों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन बढ़ाए जाने पर बल दिया। यानी जो गिरधारी लाल व्यास कमेटी थी ये कब बनी थी, 1973 में। और उसने क्या किया कि जो पंचायत के लिए ग्राम सेवक और सचिव नियुक्त करने की बात कही और इन्होंने कहा कि पर्याप्त जो है वित्तीय संसाधन होने चाहिए ताकि वो भी अपने काम को सुचारू रूप से कर सकें, उनको फंड की किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। फिर बात करते हैं अशोक मेहता समिति। तो दिसंबर 1977 में गठित इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब दी, अगस्त 1978 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। और इन्होंने क्या कहा
कि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति को केवल जिला और पंचायत समिति पर द्विस्तरीय पद्धति में बदलना चाहिए। यानी कि जो बलवंत राय मेहता समिति बात कर रही थी त्रिस्तर की, वहीं अशोक मेहता समिति ने क्या कहा कि द्विस्तर पद्धति होनी चाहिए, यानी कि केवल जिला और पंचायत स्तर पर जो है, यानी पंचायत समिति स्तर पर ही, मतलब ये 2 ही लेवल होने चाहिए। इसके हम बात करते हैं GVK राव समिति। ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए योजना आयोग द्वारा 1985 में GVK राव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट समिति आती है जिसका नाम है लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी। 1986 में जो राजीव गांधी सरकार ने क्या किया, लोकतंत्र और विकास के लिए जो पंचायती राज संस्थाएं उनका पुनरुद्धार पर एक समिति बनाई, और किसकी अध्यक्षता में, LM सिंघवी की अध्यक्षता में। इन्होंने भी देखिए कई सारी रिकमेंडेशन दी थी, तो जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि किसने किन किन बातों की जो है चर्चा की थी। फिर एक PK थुंगन कमेटी थी 1989 में। संवैधानिकता पर विचार हेतु इस कमेटी का क्या किया गया था, गठन किया गया था। इसके बाद हरलाल सिंह खर्रा कमेटी बनी थी 90 में। इसके बाद दिलीप सिंह भूरिया समिति 1994 में गठित। यह समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है। यानी जो दिलीप सिंह भूरिया कमेटी है वो क्या थी, 1994 में बनी थी, और जो जनजातीय क्षेत्रों में जो पंचायती राज व्यवस्था है उससे रिलेटेड जो है समिति का संबंध था। तो ये कई सारी कमिटीज़ हैं, तो देखिए इनका सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं, तो आप दोनों तरीके से इनको याद रखिए, सीक्वेंस भी याद रखिए, उसके अलावा जो क्या क्या महत्वपूर्ण अनुशंसाएं दी थी इन्होंने उनको भी। अगला सवाल देखते हैं, 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की? आपके ऑप्शन है PK थुंगन समिति, BR मेहता समिति, अशोक मेहता समिति या फिर सादिक अली समिति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके PK थुंगन समिति। तो ईयर की बात कर रहा है 1989, यानी 1989 में कौन सी कमेटी थी जिसने जो स्थानीय जो शासन है उसके जो निकाय हैं उनको संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी, तो वो थी आपकी PK थुंगन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा की थी। किसकी? दलीय निर्वाचन की। तो देखिए कीवर्ड्स पे आप ज़रूर ध्यान दिया कीजिए ताकि जो है आपके आप सही आंसर पर इजीली पहुंच पाएँ। कभी कभी क्या होता है कि हम क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो है आंसर हमारा गलत हो जाता है, जबकि वो सवाल हमें आ रहा होता है। तो पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा किसने की थी? अशोक मेहता समिति ने, GVK राव समिति, सादिक अली समिति या फिर K संथानम समिति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अशोक मेहता समिति। इन्होंने क्या किया था, जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनके लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा की थी। इसके बाद बात करते हैं, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है राज्य प्रशासन से, राजस्व सुधार से, केंद्र राज्य संबंध से या फिर स्थानीय स्वशासन। तो बलवंत राय मेहता समिति का देखिए संबंध किससे, स्थानीय स्वशासन से। अब बात करते हैं हम ग्राम सभा का गठन होता है। RS प्री में पूछा गया सवाल है, पुलिस कांस्टेबल में भी आया हुआ है। तो देखिए ग्राम सभा का गठन कैसे होता है, पंच उप सरपंच मिलकर बनाते हैं या फिर ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवास कर रही समस्त जनता बनाती है, ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्यों से बनती है, या फिर पंचायत समिति क्षेत्र में जो पंजीकृत सभी मतदाताओं से बनती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी ग्राम पंचायत क्षेत्र में क्या होता है, जो मतदाता सूची में जो पंजीकृत मतदाता हैं उनसे क्या होता है, ग्राम सभा का गठन होता है। राजस्थान पंचायती राज एक्ट जो है 1994 की कौन सी धारा 2 में ये कहा गया है कि प्रत्येक पंचायत सर्कल के लिए क्या होगी, एक ग्राम सभा होगी। इसके सदस्य क्या होंगे, उस पंचायत क्षेत्र की जो निर्वाचक नामावली है में पंजीकृत व्यक्ति होंगे। तो ये सवाल कई बार पूछा जाता है। तो कौन होते हैं, ग्राम पंचायत क्षेत्र में जो मतदाता सूची है, जो निर्वाचक नामावली में जो पंजीकृत सदस्य हैं उनसे मिलकर ग्राम सभा का गठन होता है। अगला सवाल देखते हैं, राजस्थान पंचायत राज एक्ट 1994 के अध्याय 2 का क में जिसके गठन का प्रावधान है वह है, ग्राम पंचायत का है, पंचायत समिति का है, जिला परिषद का है या फिर ग्राम सभा का है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ग्राम सभा।
अगला सवाल देखते हैं हम। ग्रामीण क्षेत्र के सभी वयस्क नागरिकों के समूह को कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्र के जो सभी वयस्क नागरिकों के समूह को क्या कहा जाता है? आपके ग्राम पंचायत कहा जाता है, पंचायत समिति कहा जाता है, जिला परिषद कहा जाता है या फिर ग्राम सभा कहा जाता है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में सभी वयस्क जो नागरिक होते हैं 18+ जो है उस समूह को कहा जाता है आपके ग्राम सभा। और इसका वर्णन किस में है? जो ये एक्ट है 1994 का, उसके अध्याय 2 के क में जो है इसका क्या है? गठन का प्रावधान है। अगला सवाल देखते हैं। ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी है? तो कुल सदस्य संख्या का आधा भाग, या फिर कुल सदस्य संख्या का चौथाई भाग, 10वां भाग या फिर 5वां भाग। तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जो पंचायती राज एक्ट है 1994 का, इसकी धारा है 8A या 8F, ये क्या बताती है? गणपूर्ति, यानी कुल सदस्य संख्या के 10% के बराबर होगी। और ये काम क्या करती है? ग्राम विकास की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। जो ग्रामीण जितनी भी विकास योजनाएं हैं ग्राम के विकास की, तो उन योजनाओं का क्रियान्वयन और मूल्यांकन का काम होता है ग्राम सभा का। और गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। अगला सवाल देखते हैं हम। राजस्थान में कौन सा नियम ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है? आपके ऑप्शन है पंचायती राज एक्ट 1994, पंचायती राज नियम 1996, राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपांतरण अधिनियम 99, या फिर राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपांतरण नियम 2011। यानी कि पूछ रहा है कि कौन सा नियम जो है वो ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है। तो ये करता है आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2011 का। तो राजस्थान पंचायती राज अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपांतरण जो नियम 2011 है, इसमें क्या है? राजस्थान में ग्राम सभा की जो संयुक्त बैठकों का प्रावधान किया गया है। क्या है? ग्राम सभा की संयुक्त बैठक, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच। संयुक्त बैठक में क्या होता है? प्रत्येक ग्राम सभा से सदस्यों के न्यूनतम 5% या 10 सदस्यों, कितना? प्रत्येक ग्राम सभा से न्यूनतम 5 सदस्य, न्यूनतम 5% या फिर 10 सदस्य, इनमें से जो भी कम हो की उपस्थिति क्या है? अनिवार्य होगी। कितना? न्यूनतम 5% या फिर 10 सदस्य, तभी क्या होगी? संयुक्त बैठक हो सकती है। और ये बात किस में है? आपके 2011 का जो नियम है उसमें। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अगर सरपंच या उप सरपंच नहीं है तो जो अनुपस्थिति में क्या होगा? ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? आपके ऑप्शन है यहाँ पे खंड विकास अधिकारी, ग्राम सेवक, ग्राम सभा का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, या कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा इस प्रयोजन हेतु चुना गया हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि कौन करेगा अध्यक्षता? कि कोई भी उपस्थित सदस्य कर सकता है जिसे ग्राम सभा के सदस्यों के लिए इस काम द्वारा चुना जाए। प्रत्येक वर्ष क्या होता है? ग्राम सभा की कम से कम 2 बैठक होगी। हर साल क्या होगा? ग्राम सभा जो है उसकी कम से कम कितनी बैठक होंगी? 2 बैठक, पहली वित्तीय वर्ष के त्रैमास में और दूसरी अंतिम त्रैमास में। लेकिन 2003 में इस स्थिति में कुछ परिवर्तन किया गया कि ग्राम सभा की 4 बैठकें आयोजित होंगी। पहले 2 थी, अब क्या है? 4 कब होनी चाहिए? 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। तो 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 1 मई। इन बैठकों की अध्यक्षता सरपंच द्वारा, अगर वो नहीं है तो उप सरपंच द्वारा, और दोनों की उपस्थिति में किसके द्वारा की जाती है? सदस्यों के बहुमत से निर्वाचित सदस्य द्वारा, यानी जो ग्राम सभा के सदस्य हैं उन्हीं में से की जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी न्यूनतम बैठकें अनिवार्य है? तो 2023 में पूछा गया सवाल है ये। आपके ऑप्शन है 3, 4, 5 या 2, यानी कम से कम कितनी बैठकें होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए आपके, इसमें आपके करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन नंबर 4।
न्यूनतम पूछ रहा है, न्यूनतम कितनी बैठकें अनिवार्य है, तो न्यूनतम 2 बैठकें अनिवार्य है। अगला सवाल देखते हैं, अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध है शिक्षा, पंचायती राज सशक्तिकरण, सांस्कृतिक विरासत या आरक्षण क्षेत्र में विस्तार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पंचायत राज सशक्तिकरण। अब हम बात करते हैं इस एक्ट की। अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम, इस एक्ट को बोलते हैं आपके पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 पैसा एक्ट, यानी कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार, यानी कि जो पंचायती राज जो एक्ट है उसका कहाँ पे विस्तार, जो अनुसूचित क्षेत्र है उसमें विस्तार एक्ट। तो 24 दिसंबर 1996 में 10 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में लागू किया गया। तो इसको क्या किया गया था, 24 दिसंबर 1996 को 10 राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र है उसमें क्या किया गया था, इसको लागू किया गया था। अब ये राज्य कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, एमपी, उड़ीसा और राजस्थान। अब देखिए ये एक्ट जो है वो भूरिया समिति द्वारा 95 में जो रिपोर्ट दी गई थी उसके आधार पर लागू किया गया। तो थोड़ी देर पहले हमने इस कमेटी की बात की थी, दिलीप सिंह भूरिया कमेटी की। तो इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो थी उसमें उस आधार पर जो है इस एक्ट को लागू किया गया। राज्यों में पैसा जो प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु पंचायती राज मंत्रालय एक नोडल मंत्रालय है, यानी जो एक्ट है इसके क्रियान्वयन हेतु जो नोडल एजेंसी है वो कौन सी है, मंत्रालय जो है वो कौन सा है आपका पंचायती राज मंत्रालय। तो राजस्थान सरकार ने भी जून 1998 में एक अध्यादेश जारी किया जिसके माध्यम से राजस्थान के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में एक्ट के प्रावधान प्रभावी बनाए गए हैं। कब, जून 1998। इसके अकॉर्डिंग इन क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को व्यापक अधिकार दिए गए हैं। बेसिकली जो अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार का रीज़न था कि उनको ज़्यादा अधिकार दिए जाएं। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जो है 1/1/2011 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में एवं उनके लागू होने के संबंध में उपांतरण नियम 2011 लागू कर दिए गए। यानी कौन से नियम लागू हुए फिर 2011 ये नियम लागू कर दिए गए। इन नियमों को लागू करने पर पंचायती राज संस्थाओं को निम्नानुसार शक्तियां व अधिकतर जो अधिकार प्राप्त हो गए। यानी क्या हुआ कि जब ये नियम लागू कर दिए गए, ये एक्ट आ गया, तो जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उसमें जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको ज़्यादा अधिकार प्राप्त हो गए, ज़्यादा शक्तियाँ मिल गई उनको। जैसे कि ग्राम सभा के परामर्श के बाद ही भूमि अधिग्रहण का कार्य सरकार द्वारा किया जाएगा। यानी सरकार जब कोई बांध, सड़क इस तरह के कार्य करती है तो जो भूमि अधिग्रहण करना पड़ता है। तो बेसिकली जो यहाँ पे क्या होगा अनुसूचित क्षेत्रों में कि ग्राम सभा का परामर्श जरूरी होगा, कि ग्राम सभा के परामर्श के बाद ही जो है क्या किया जाएगा, सरकार जो है भूमि अधिग्रहण का काम करेगी। नशा नियंत्रण भी ग्राम सभा के पास रहेगा, यानी नशा नियंत्रण का काम भी कौन, ग्राम सभा। उधार देने पर पंचायत का नियंत्रण रहेगा। अतिचारियों की संक्षिप्त बेदखली की शक्तियां पंचायत समिति द्वारा उपयोग में ली जाएंगी। यानी कि जो शेड्यूल्ड एरियाज है उनमें ज़्यादा अधिकार इनको मिल गए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि कौन सा कथन जो है असत्य है। यहाँ पूछ रहा है हमसे कि कौन सा असत्य कथन है। आपके ऑप्शन है पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार पैसा अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ। ये जो एक्ट है पैसा अधिनियम दिलीप सिंह भूरिया समिति की अनुशंसा पर बनाया गया। पैसा अधिनियम अनुसूची 5 के 9 राज्यों में लागू है। इस अधिनियम का एक उद्देश्य जनजातीय समुदायों की जो परंपराएं हैं और रीति रिवाजों की सुरक्षा एवं संरक्षण करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि हमने बात की है 10 राज्यों में लागू है और जो है बाकी के तीनों स्टेटमेंट जो है वो आपके बिल्कुल करेक्ट हैं कि 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ था। इसके अलावा दिलीप सिंह भूरिया कमेटी उसकी रिकमेंडेशन पर इसको बनाया गया था। और इस एक्ट का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, जो जनजातीय समुदाय हैं उनकी जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनकी सुरक्षा और संरक्षण करना। अगला सवाल हम देखते हैं। तो अगला सवाल है आपका राजस्थान पंचायती राज
उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में रूपांतरण जो नियम है 2011 के अंतर्गत निम्नांकित में से कौन सी परिस्थिति में ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। यानी इस नियम के अंतर्गत निम्नांकित में से ऐसी कौन सी परिस्थिति है जब ग्राम सभा की जो है विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। अब हम बात करते हैं ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 5% या 25 सदस्यों इनमें से जो भी अधिक हो द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर। इसके अलावा ग्राम सभा के कुल सदस्यों में कम 10% या 25 सदस्यों इनमें से जो भी अधिक हो द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर। तीसरा ऑप्शन है हमारा ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 5% या 50 सदस्य इनमें से जो भी ज़्यादा हो द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर विशेष बैठक बुला सकते हैं। या फिर ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 10% या 50 सदस्य इनमें से जो भी ज़्यादा हो द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर क्या है इस विशेष बैठक को बुलाया जा सकता है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि इसमें से कैसे बुलाया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम कितना 5% या 25 सदस्य इनमें से जो भी ज़्यादा हो द्वारा कैसे सचिव को दी गई लिखित सूचना के बेसिस पर, यानी कि सचिव को लिखित सूचना देनी होगी। अब बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। तो ये जो राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में रूपांतरण जो नियम बनाए गए थे 2011 में, इसकी जो धारा है 9 की 3 के अनुसार जो ग्राम सभा की विशेष बैठक है, ग्राम सभा के कुल सदस्यों का कम से कम कितना 5% या फिर कितने मेंबर होने चाहिए 25 सदस्य इनमें से जो भी ज़्यादा हो द्वारा क्या किया जाएगा सचिव को दी गई लिखित सूचना के बेसिस पर ये जो विशेष बैठक है इसको बुलाया जाएगा। धारा 10 की उपधारा 4 के अनुसार ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठकों में प्रत्येक ग्राम सभा के सदस्यों की न्यूनतम 5% या 10 सदस्य इनमें से जो भी कम हो की उपस्थिति अनिवार्य होगी। यानी कि कितनी उपस्थिति होनी चाहिए, गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम 5% या फिर 10 सदस्य। अब देखते हैं हम हमारा अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया। आपके ऑप्शन है 88, 89, 91 या फिर 90। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 90। यानी कि राजस्थान पंचायती राज एक्ट है संशोधन विधेयक कौन सा 2021 के बाद जो ग्राम सेवक के पद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था ग्राम विकास अधिकारी। तो यहाँ पे किस धारा का संशोधन किया गया था 89। अगला सवाल है आपका राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के गजट नोटिफिकेशन के बाद ग्राम सेवकों को जाना जाता है कृषि पर्यवेक्षक के रूप में, ग्राम सचिव के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में या फिर ग्राम विकास अधिकारी के रूप में। तो देखो कई बच्चे तो क्या करते हैं ग्राम अधिकारी पढ़ के ही इस पे कर देंगे, लेकिन देखिए आपको चौथा ऑप्शन देखना है। यहाँ पे क्या लिख रहा है ग्राम विकास अधिकारी के रूप में। अगला सवाल है ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। जो ग्राम पंचायत होती है उसका सचिव कौन होता है, पटवारी, सरपंच, उप सरपंच या फिर ग्राम सेवक। तो जो सचिव होता है वो कौन होता है आपके ग्राम सेवक। वर्ष 2015 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए हैं। अब बात क्या कर रहा है हमारे क्या कि जो पंचायती राज संस्थाएं उनके लिए कितनी बार चुनाव जो है आयोजित किए गए हैं। 2016 आरएस में पूछा गया सवाल है ये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 10 बार। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का पहला चुनाव जो है आंध्र प्रदेश पंचायत राज पद्धति के आधार पर कब हुआ था 1960 में। कब 1960। नवंबर 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कितने 11 बार हो चुके हैं। तो देखिए 2015 में पूछा गया सवाल था, लेकिन नवंबर 2020 तक क्या है आपके 11 बार हो चुके हैं। कितने 11 बार। और सबसे पहला कब हुआ था 1960। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए हैं। अब यहाँ हमसे पूछ रहा है
2020 तक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी हमने डिस्कस कर ही लिया था, 11 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया जाता है? जो वित्त आयोग से जो पंचायती राज संस्थाओं का अनुदान दिया जाता है वो किसे दिया जाता है? आपके यहाँ जिला परिषद को दिया जाता है, पंचायत समिति को दिया जाता है, ग्राम पंचायत को दिया जाता है, या कलेक्टर को दिया जाता है? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। जो वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान दिया जाता है वो दिया जाता है ग्राम पंचायतों को। तो वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान दिया जाता है आपके ग्राम पंचायत को। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ज़रूर स्टार मार्क कर लेना, हो सकता है ये आगामी किसी परीक्षा में जो पूछा जाए। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आगे के जो सवाल हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक जो है आप इन सवालों की प्रैक्टिस कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्लासेस जो हैं वो आपके रिवीजन के लिए है कि अगर आप पढ़ चुके हैं तो आप ज़रूर एक बार इन सवालों को लगाएं, और अगर आप कॉन्सेप्ट वापस चालू करना चाहते हैं कि आप पढ़ रहे हैं वापस, तो भी एक बार इन सवालों को लगाएं ताकि आपको पता चले कि किस तरीके के पैटर्न पर जो है सवाल पूछे जाते हैं, ताकि जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा कि अच्छा इस तरह से सवाल आया था, या फिर इस तरह की जो पैटर्न है क्वेश्चन का, क्वेश्चन फॉर्म करने का जो तरीका है, उस तरीके से जो है आपके जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो चीज़ें जो है आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। तो ये हमारी आज की क्लास थी, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।